नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय जो पूरे देशवासियों के लिए और एक मायने में पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर कुछ बातें करने के लिए हम आपके सामने लाइव हो गए हैं। और शायद एक ऐसा विषय है जिसमें कि शायद ही कोई नकारेगा कि एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज हमको बात करना है जो शायद सभी के प्रिय रहे हैं। जी हाँ साथियों, नमस्कार। अपने वादानुसार ठीक 8-10 पर जो मैंने लिखा है कि कल यानी 25 दिसंबर 2025 जो कल आने वाला है, हर वर्ष की भांति एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है जो हमारे जैसे शिक्षकों और हमारे जैसे नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ने एक महान शिक्षण संस्थान बना के, पवित्र मंदिर शिक्षा का बना के हम जैसे व्यक्तियों को शिक्षित किया। थोड़े बहुत हम अपने आप को प्रकाशित महसूस करते हैं और इस योग्य बनाए कि हम आपके समक्ष कुछ बोल पाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस है कल। उनको शत प्रणाम करते हैं पूर्व संध्या पर। और दूसरे जिसको देखकर बचपन से व्यक्तित्व का, जिनके व्यक्तित्व का छाप कहीं ना कहीं से हमारे हृदय में पड़ा है, जिनकी राजनीति से हमने शुचिता देखी, राजनीति में शुचिता देखी, भाव देखा, सांस्कृतिक आधार देखा, कवि हृदय देखा, ऐसे महामानव पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी कल 25 दिसंबर को है। ईश्वर भी अजीब है कि कभी कभी ऐसे महामानवों को एक साथ धरती पर भेजता है जिसके बारे में जिन्हा से नाम लेना भी एक राम के समान नाम हो जाता है। साथियों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही भारत रत्न हैं, लेकिन भारत रत्न से बड़ा दोनों ही महामानव हैं, सभी के हृदय में बसने वाले व्यक्तित्व हैं। हमने सोचा कि चूंकि कल 25 दिसंबर को मैं शायद दोनों के बारे में न बात कर पाऊं, जो उचित भी नहीं रहेगा, तो आज पूर्व संध्या पर हम स्मरण कर लें जिनको कि हमने देखा है, अपने आंखों से महसूस किया है, मिलने का अवसर मिला है। ऐसे व्यक्तित्व को हम स्मरण कर लें जो प्रातः स्मरणीय भी है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। उनके बारे में थोड़ी बातें आज कर लिया जाए। जो लाइव सुन रहा होगा उसको मैं कहूँगा कि थोड़ा सुना जाए, गुना जाए कि हम लोग ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग शायद आज का युवा न देखा हो। उसके लिए वो इतिहास है, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा वर्तमान रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व, विचार और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को लेकर थोड़ी बातें। थोड़ा हमारे साथ आप रहिए। दोनों को सादर नमन करते हुए, उनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए, उनकी पूर्व संध्या पर हम आज एक महामानव के बारे में चर्चा करेंगे। वो हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। साथियों, इसलिए कि मैं उस समय
जब प्रधानमंत्री थे वो, उसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी को जब विपक्ष के नेता थे तब भी सुनने का मौका मिला। बनारस में कई बार आए। कौशल किशोर मिश्रा जब थे हमारे बड़े भाई, उनके कई आयोजनों का उन्होंने संचालन भी किया था। उनके साथ उनको मिलने का मौका मिला। और मैंने जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जब देश के शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, तो जब वो 60 वर्ष के हुए थे साथियों, तो हमने उनका 100 ह्यूज करके उनके सुपुत्री ने एक बहुत बड़ी पुस्तक निकाली थी जो रूपा पब्लिकेशन ने निकाला था। उसमें एक आर्टिकल इथिक्स पर लिखने का हमें मौका मिला था। हम प्रोफेसर बीबी सिंह, प्रोफेसर जीएस कुशवाहा, हम लोग साथ मिलकर लिखे थे और उस पुस्तक का विमोचन दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था, जिसको कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और मैं, मेरे आगे वाली सीट पर वो बैठे थे और मैं उनके पीछे बैठ के ऐसा आह्लादित हो रहा था जैसे मुझे जीवन का सब धन मिल गया है। 99 की मैं बात बता रहा हूं साथियों। इसीलिए मैं सोचा कि आज उनको नमन करते हुए कुछ बातें कहा जाए। आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि 25 दिसंबर 1924 ब्रिटिश काल में इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था और जन्म स्थान ग्वालियर जो हमारे मध्य प्रदेश में वहां हुआ था। और आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब पहला एनडीए सरकार बनी थी तो वो गठबंधन के बहुत बड़े प्रणेता के रूप में उभरे थे और इसीलिए उनके दिवस को सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और पिछले वर्ष 24 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया गया। और कल शायद प्रधानमंत्री मोदी जी लखनऊ में कल 3 महामानवों का बहुत बड़ा पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी साहब का शायद प्रतिमा भी लगने वाली है। हम ऐसे महामानवों के बारे में थोड़ा व्यक्त बोलना चाहते हैं साथियों। कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी और क्यों जानना चाहिए आज के युवाओं को, आज के नेताओं को, आज के सामाजिक सुधारकों को क्यों जानना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी इसी वर्तमान के एक नेता थे जिसको हम लोगों ने देखा है, देखकर बड़े हुए हैं। वो कोई राजनेता नहीं थे बल्कि विचारक थे, कवि और महान राष्ट्रपुरुष थे साथियों। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को जिसने भी सुना है, आज भी यूट्यूब वगैरह पर सुन लीजिएगा, उनके शब्दों में सरलता, मर्यादा और राष्ट्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता झलकती थी। जो कहते हैं आज की पॉलिटिक्स में शब्द बिगड़ गए हैं, पॉलिटिक्स में शब्दों का अब कोई मायने नहीं रह गया है, ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सुनना चाहिए, गुनना चाहिए और सीखना चाहिए आज के नए युवा नेताओं को, ताकि देश का लोकतंत्र सुरक्षित हो और राजनीति भी सुरक्षित रहे। साथियों, कुछ पंक्तियां मैं बता के बात शुरू करूंगा। प्रेरणादायक पंक्तियां थी अटल जी की। हम लोग उस समय हम लोग उसको सुनते थे, गुनते थे, जब वो कहते थे छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं होता, यानी मन को बड़ा कीजिए। बड़ा संदेश, बड़े व्यक्ति का बड़ा संदेश, छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं होता। यानी संदेश क्या है आज के युवाओं को? क्यों हम उनके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ सीखने के लिए तो बात कर रहे हैं। एक शिक्षक के नाते मैं क्यों स्मरण कर रहा हूं कि कुछ तो सीखा जाए। छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं होता, ये गुनिए, मन को बड़ा कीजिए, मन को सकारात्मक बनाइए, अटल जी कहते थे। और दूसरे जो आज की पॉलिटिक्स है दुनिया की, उसके लिए सीख, प्रेरणादायक शब्द अटल जी बोलते थे। क्या बोलते थे? लोकतंत्र के बारे में बोलते थे। कहते थे लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, जैसा कि लोग मानते हैं। केवल सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। तो कहते थे कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन की पद्धति है। क्या अद्भुत बात अटल जी बोलते हैं, जीवन की पद्धति लोकतंत्र है।
लोकतंत्र मतलब हृदय में लोकतंत्र होना चाहिए। सभी के लिए समान अवसर देने की परिकल्पना हृदय और मस्तिष्क में सभी के होनी चाहिए, वो लोकतंत्र है, केवल शासन प्रणाली नहीं है। ये अटल जी के शब्द थे। और एक कविता के लाइन में बता के फिर आगे उस कविता को वाचन करूंगा लास्ट में, जब वो कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये प्रेरणादायक शब्द याद दीजिए। हारूंगा नहीं, संघर्ष करता रहूंगा। युवाओं के लिए संदेश है, उठिए, खड़ा होइए, लड़िए, जीतिए, हार की चिंता मत कीजिए। लेकिन किसी से रार नहीं ठानूंगा, अननेसेसरी किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करूंगा। ये अटल जी की सीख थी। और साथियों, एक बात और सारे लोग समझ लें, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आज का दिवस सारे लोग धुरंधर 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 में लगे हुए हैं। युवा धुरंधर देख रहे हैं, हमने नहीं देखा, क्योंकि धुरंधर की जो बैकग्राउंड है वो तो हमारे सामने घटित हुआ है। हमने तो उस सारे वाकया को अपने आंखों से देखा है। कांधार का हाईजैक हो, चाहे अभी पहलगाम हो, चाहे वो ताज में अटैक हो, बॉम्बे का अटैक, हम लोगों ने देखा है, टीवी पे देखते थे। धुरंधर का बैकग्राउंड साथियों, ताज के बैकग्राउंड, ये हाईजैक के बैकग्राउंड से शायद शुरू होता, ऐसा लोग बता रहे थे। तो मेरे यहाँ एक डॉक्टर आहुति सिंह हमारी कलीग हैं, हमने कहा कि आप उस समय कितनी छोटी रही होंगी जब धुरंधर जो पिक्चर में देख रही हैं, हम लोग साक्षात टीवी पर देखा करते थे। तो मैं पिक्चर देख के क्या करूँगा? तो उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूरी वाकया सुना। साथियों, आज ही के दिन मैंने क्यों चुना, आज ही के दिन कांधार हाईजैक का 25 वर्ष हुए हैं। 24 दिसंबर को भी वो घटना घटी थी। और उस समय प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनकी भाव, उनकी पीड़ा, उनकी भंगिमा हम लोग को याद है, आलोचना सहते थे। और क्या घटनाएं घटी थी मैं लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन धुरंधर देखने वालों को अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को भी तो जानना चाहिए, देश की भूमिका के बारे में भी जानना चाहिए। तो वो कहते थे, हम शांति चाहते हैं लेकिन दुर्बलता की कीमत पर नहीं। ये अटल जी की मजबूती थी। प्रधानमंत्री मोदी अटल जी के बेहद फॉलोअर हैं। तो वो कहते थे कि हम शांति जरूर चाहते हैं, शांति के हम पुजारी हैं, लेकिन हमको दुर्बल मत बनाइए। उस पूरी चेतना शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने में समेट लिया और आज भारत अटल हो गया, शक्तिशाली हो गया। साथियों, इन कथनों से अटल जी के दृढ़ आत्मविश्वास, लोकतांत्रिक सोच और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाले स्वभाव का हमें परिचय मिलता है। इसीलिए आज केवल कल एक दिन नहीं होगा। मैं क्यों पूर्व संध्या में बोल रहा हूं कि जो सुन ले वो कल थोड़ा गुण ले। साथियों, अटल जी का व्यक्तित्व तो बहुआयामी था। वो विनम्र थे लेकिन बहुत दृढ़ थे। वो विरोधियों का सम्मान तो करते थे लेकिन कभी भी सिद्धांतों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। पोखरण विस्फोट का कांड हमको याद है। अत्यधिक ओजस्वी वक्ता थे। आज के वक्ता अटल जी की भाषण को सुने तो हम लोग तो अटल जी के भाषण को सुने हैं, इसलिए बहुत प्रभावित नहीं होते आज के वक्ताओं से। संसद में उनके भाषण चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा लोगों को मंत्रमुग्ध करते थे। यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया वाले अटल जी के भाषण से मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। और क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि अंदर वो मानवीय पक्ष उनके अंदर बहुत गहरा था। संवेदनशील कवि हृदय थे। राजनीति की कठोरता के बीच साथियों उनका मन मानवीय करुणा और सौंदर्य से भरा रहता था। इसलिए जब कभी वो दुखी होते थे तो हिमाचल की वादियों में बैठ के कविता लिख दिया करते थे। कवि हृदय होना एक व्यक्तित्व की पहचान है साथियों। और आज जो सबका साथ सबका विकास है ना, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, वे अटल जी के समय का देन है। इसलिए उनका जीवन साथियों आप पढ़िए, देखिए, भूलिए मत।
सादगी, अनुशासन, नैतिकता का आदर्श भरा था। सीख है, अटल हमारे समय हुए थे, इसलिए हमें अपने आप पर गौरव होता है। मुझे अपने आप पर संतोष होता है कि ऐसे महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय जी के समय तो हम लोग नहीं थे। हम लोग अपने आप को अभागा महसूस करते हैं। उनके मंदिर में प्रवेश करके पढ़ने का अवसर तो मिला, लेकिन अटल जी के समय तो थे। इसलिए साथियों, मैंने सोचा कि आज उस पर कुछ बातें किया जाए। साथियों, बहुत सारी कृतियां उन्होंने लिखी थी। मेरी 51 कविताएं हम लोग को याद है कि हम कौशल भैया लाए थे, उसको हम लोग पढ़ते थे, उसकी कविताओं का वाचन करते थे। 51 कविताएं उनकी काव्य कृतियां थी। और यही नहीं, उसके अलावा भी है। कदम मिलाकर चलना होगा लिखे थे, अमर आग है लिखे थे, और आओ फिर से दिया जलाई, सब उनकी कविताओं का एक धार है। मैं लास्ट में बताऊंगा कविताओं के बारे में, लेकिन कविताओं में अटल के अगर देखा जाए तो अटल जी के व्यक्तित्व का दर्शन होता था कि कैसे वह अडिग आत्मविश्वास और संघर्षशील चेतना के स्वामी थे। उनका जीवन दर्शन था। साथियों, जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का कहते थे कि वो ताज कांटों भरा है, तो प्रधानमंत्री बने तो 3 बार बने। उन्होंने कहा था कि सत्ता के लिए मैं चिमटे से भी सत्ता को छूना नहीं पसंद करूं जिसमें नैतिकता न हो। बहुमत नहीं सिद्ध पाए तो त्यागपत्र दिया, और अंत में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी, तो उसमें प्रधानमंत्री पूरा रहे। 3 बार बने। लेकिन 1999 से 2004 तक कार्यकाल उनका ऐतिहासिक माना जाता है। हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं, जब अर्थशास्त्र के विषय को तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं तो पढ़ाते हैं। उस काल में साथियों, सबसे प्रमुख घटना सबको भूलना नहीं चाहिए, जो आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी थी। जो अमेरिका आज टैरिफ वॉर करता है ना, उस अमेरिका को चेतावनी और अपना प्रबल रूप, मजबूत रूप भारत का दिखाने वाला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब पोखरण 2 हुआ था 1998 में, साथियों, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया था उसी समय अटल जी ने, और स्पष्ट कर दिया कि भारत शांति तो चाहता है पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता है। 2 टूक कर दिया, किसी को पता नहीं लगा दुनिया को, और रातों रात भारत हो गया। बहुत सारे सैंक्शन लगे, कोई असर नहीं। जैसे आज बहुत सारे टैरिफ वॉर छेड़ है, अमेरिका ने छेड़ा है, मोदी जी पर कोई असर नहीं, क्योंकि मोदी जी उसी अटल के प्रति छाया हैं। पहला बात उनका ऐतिहासिक। साथ ही दूसरा, उनकी विदेश नीति। बहुत सारे विपक्षी नेता उनकी आलोचना करते हैं, आलोचना नहीं है। सीखिए कि शांति की शुरुआत झुककर किया जाता है। राम का दूत बन के अंगद गए, शांति का संदेश लेके रावण के पास, नहीं माना तब पांव अड़ाए, घमंड टूटा। शांति का संदेश सुनकर छोटा बानर के रूप में हनुमान गए, नहीं माना तो आग लगा। भारत ऐसा देश है। अटल बिहारी वाजपेयी इन सारे तथ्यों को जानते थे, तो उन्होंने लाहौर की बस यात्रा कर डाली, और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश पर विश्वास करके पहल तो किया, धोखा खाया, लेकिन दुनिया कहेगी कि ऐसे देश के सामने भी झुककर प्रधानमंत्री गए। नहीं मानने पर तब कारगिल वगैरह हुआ, भारत का विजय हुआ। और यही नहीं, उसी समय अटल जी ने अमेरिका, रूस, यूरोप के सारे देशों के साथ संबंध को बहुत सुदृढ़ किया, और भारत को वैश्विक मंच दिलाने में उनका योगदान था। साथियों, उनकी विदेश नीति थी। और सबसे प्रमुख जो अर्थव्यवस्था के जो दृष्टि से, अर्थशास्त्री की दृष्टि से हम लोग कहते हैं, भारत में जो आधारभूत ढांचा आज देख रहे हैं, जिस पर माननीय नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, उसका बुनियाद, उसका नक्शा, उसका सपना अगर देखने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी था। उन्होंने सड़कों का जाल कैसे बिछे, कैसे तेजी से विकसित भारत हो, यही नहीं, नदियों का कैसे
एकीकरण हो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैसे हो, जिस पर हम लोगों ने कई पेपर लिखे, उस कमेटी में होता तो हम लोगों ने भी कई राय दिया था। वो सपना अधूरा, उसको भी पूरा मोदी जी ही करने वाले हैं। साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, हम लोग याद है कि उस समय कैसे सड़कें बना करते थे। भारत के सड़क नेटवर्क में क्रांति का युग था, अटल का युग, जिसको आज नितिन गडकरी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण संपर्क, दूर संचार और आधारभूत सुविधाओं का अटल जी के प्रधानमंत्री काल में बहुत विस्तार हुआ। यह भी उनका योगदान था। आज याद करें तो सब याद किया जाए। और जो आज का दिवस जो मनाया जा रहा है, कल मनाया जाएगा सरकार की तरफ से, सुशासन और लोकतंत्र, यानी गठबंधन राजनीति, जो कभी कुछ सोचा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी, आप जयललिता, ममता, मायावती, सबके साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं, जो धुर विरोधी आज बने हुए हैं। गठबंधन राजनीति को स्थायित्व देने वाला व्यक्ति, एनडीए को स्थायित्व देने वाले व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। और लोकतांत्रिक मूल्यों साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता और संस्थाओं का सम्मान करना कोई अटल जी से सीखे। इसीलिए कहा जाता है, जो सब लोग कहते हैं, कभी कभी समीक्षक कहते हैं, हम लोगों ने सुना है, राजनीति में अटल जी को अजात शत्रु का दर्जा मिला। और उनकी कविताओं में राष्ट्र की आत्मा का दर्शन होता है। साथियों, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें मोदी जी में, अटल जी में, तो अटल बिहारी वाजपेयी सौम्य, विनम्र, संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी हैं। विरोधियों का सम्मान करने वाले थे। सहमति और संवाद की राजनीति में विश्वास करने वाले थे। राजनीति में अजात शत्रु कहलाए तो उनके वारिस, उनको मानने वाले, उन्हीं के विचार के नरेंद्र मोदी जी भी उनके कदम पर चलने की भरसक कोशिश करते हुए दृढ़, ऊर्जावान और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी दिखाई पड़ रहे हैं। निर्णायक और स्पष्ट नेतृत्व उनके सामने दिखाई पड़ा अटल जी से सीख कर। और जनसंपर्क और जन भागीदारी पर मोदी जी भी विशेष जोर देते हैं, जो अटल जी का मानना था लोकतंत्र में। साथियों, तुलना अगर किया जाए तो हम कर सकते हैं अपने ही देश के प्रधानमंत्रियों के बीच में, वो भी एनडीए के बीच में, कि एक शालीनता के प्रतीक थे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दृढ़ता और निर्णायकता के प्रतीक हैं। ये भी हो सकता है। साथियों, दो तीन चीज और है अगर देखा जाए तो। अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीति थी, विदेश की नीति, वो हमने कहा बस यात्रा, पड़ोसी देशों के साथ संवाद और गुट निरपेक्षता। लेकिन आज कई चीजों को सीखकर, कई धोखा को खाकर मोदी जी कहते हैं कि हम वैश्विक मंचों पर भारत सक्रिय करेंगे। G20, क्वाड, ब्रिक्स को सशक्त भूमिका निर्वहन करने में मदद करेगा भारत, और हम प्रवासी भारतीयों के साथ मजबूती दिखाएंगे। तो ये समय के साथ साथ परिवर्तन भी होता रहता है। विकास का मॉडल आप देखते हैं, सुशासन का मॉडल अटल जी ने जो शुरू किया है, उसी को प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये सब कहीं ना कहीं अटल जी के आधारभूत ढांचे का जो शुरुआत हुआ था, उसको पूरा करते हुए उसी रास्ते पर चलने वाला देश बना हुआ है साथियों। और देखा जाए तो संघ के भी 100 वर्ष चल रहे हैं। संघ के साथ भी अटल जी का भारी जुड़ाव था, क्योंकि वही लखनऊ में तीनों की मूर्ति कल लगने वाली, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। प्रचारक के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी को हम याद कर सकते हैं। 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई संगठनात्मक कार्य में उनको दायित्व सौंपा गया, जिसको बखूबी उन्होंने निर्वाह किया। वे शाखाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और अनुशासन का संदेश फैलाते थे। जो आज संघ कहता है, पंच प्रवर्तन की बात करता है, अटल जी ने उसकी शुरुआत की थी।
और उनका उनका कार्य क्षेत्र साथियों केवल संगठन तक सीमित नहीं था। वे बौद्धिक वर्ग, युवाओं और छात्रों को जोड़ने जैसे बातें करते थे। क्यों? क्योंकि उनके लेखन, उनके भाषण और उनके संगठन कौशल में गजब की एक प्रभावकारी नीति दिखाई पड़ती थी। पत्रकारिता से भी उन्होंने जन से भी अपने आप को जोड़ा था। राष्ट्र, धर्म, पांचजन्य, स्वदेश जैसे पत्रों में अटल जी के अनेक लेख, अभूतपूर्व अद्भुत लेख छपे थे। वैचारिक स्पष्टता, भाषाई क्षमता हम लोग अनेक बार पढ़ चुके हैं, उस पर कई बार मनन कर चुके हैं साथियों। और जब भारतीय जनसंघ बना तो आगे चलकर वही भारतीय जनता पार्टी बना, जिसके प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी भी उसके एक प्रवर्तक थे। और साथियों, कल जिसकी मूर्ति लगने वाली है साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके साथ तो गहरा संबंध था अटल जी के। वो संबंध गुरु का था, शिष्य गुरु शिष्य का था, सहयोगी और वैचारिक साथी का था। एक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता थे, तो अटल जी इस विचारधारा को राजनीतिक और संसदीय मंच पर प्रस्तुत करने वाले, हम लोग को याद है कि प्रमुख नेता थे उस वक्त जब सरकार मोदी जी की नहीं थी। उस वक्त उन्होंने तेजी से दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक चीजों को बोलते थे। और दोनों का मानना था साथियों कि भारतीय राजनीति का आधार भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्य होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी मानते थे और शिष्य के रूप में, सहयोगी के रूप में अटल जी भी उसको माने। और दीनदयाल जी संगठन के रणनीतिक और वैचारिक स्तंभ बने रहे, तो अटल जी जनसंघ का मुखर चेहरा और प्रभावशाली वक्ता बने रहे। दोनों ने मिलकर, आप देखते होंगे कभी कभी आप उठाइएगा उसमें जाइए, अगर पुराने यादगारों में जो फोटो वगैरह जहां मिलता है तो अटल और दीनदयाल उपाध्याय के अद्भुत चित्र मिल जाएंगे। दोनों ने मिलकर जनसंघ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में फैला है, ये बीज हैं साथियों। दीनदयाल जी अटल जी की प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुआ करते। सोचिए, वो अटल जी से प्रभावित थे और अटल जी दीनदयाल जी को मार्गदर्शक और आदर्श मानते थे। कैसे दो व्यक्तित्व एक दूसरे को सराहते हैं, ये हमें सीखना ही होगा, युवाओं को सीखना ही होगा। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद एक सामंजस्य बैठाने का समय आया है। इससे इतर मत होइए। क्षोभ होता है कभी कभी जब इस तरह के सवाल जवाब होते हैं कि हम बड़े कि तुम ज़्यादा जानकार कि हम। ऐसा नहीं होता था। दोनों देखिए, अटल और दीनदयाल के एक मार्गदर्शक मानता था और एक अटल जी के व्यक्तित्व से प्रभावित था। ऐसा गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, ऐसे छोटे बड़ों का संबंध होना चाहिए। दोनों के बीच गहरा विश्वास, सादगी और वैचारिक एकरूपता थी। दीनदयाल जी की छवि देखिए, साइकिल से चल देते थे, मोटरसाइकिल से चल देते थे, धोती कुर्ता। अटल जी भी वही थे। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब अकाल मृत्यु यही मुगलसराय, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय हम लोग रख दिए, नगर रख दिए, 1968 हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके वैचारिक उत्तराधिकार को आगे बढ़ाया था इस राष्ट्र में। अटल जी ने संघ जनसंघ की विचारधारा को लोकतांत्रिक, उदार और सबसे महत्वपूर्ण है स्वीकार्य रूप में प्रस्तुत किया। और क्यों? क्योंकि वही संघ की बात, प्रचारक का जीवन उनको प्रभावित किया था। अनुशासन, त्याग और राष्ट्र निष्ठा सीख कर वो पूरी राजनीति में उसका दर्शन कराने में सफल हो गए थे साथियों। इसीलिए अगर अटल जी की बात देखा जाए तो चूंकि हम अर्थशास्त्री हैं, तो थोड़े अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री तो अर्थशास्त्र का भी जानकार होना चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्रालय जब बजट बनाता है तो प्रधानमंत्री उसमें देखता है कि मानवीय चेहरा है कि नहीं। साथियों, 1998 से 2000 का वर्ष याद कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संक्रमण और स्थिरीकरण का दौर था। हम लोग को याद है उस समय
वो समय था जब भारत 1991 में, आज ही हम अपने कलीग को बता रहे थे, आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, जिसको एलपीजी कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अटल जी का उद्देश्य क्या बना? आर्थिक विकास के साथ सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय हित की रक्षा कैसे हो, यह हम लोग उस समय याद है। आज सबका साथ सबका विकास, या कांग्रेस के समय में इंक्लूसिव ग्रोथ जो शब्द आते थे, अटल जी बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भाई सामाजिक संतुलन के साथ विकास कीजिए। और अगर देखा जाए तो सुधारों के प्रबल समर्थक थे, कभी उन्होंने सुधारों का विरोध नहीं किया। लेकिन शर्त क्या थी, जिसको समझना चाहिए, हर सरकारों को समझना चाहिए, हर राजनीतिक को समझना चाहिए, हर एनालिसिस्ट को समझना चाहिए कि अटल बिहारी जी सुधारों के समर्थक थे, लेकिन अंधानुकरण के विरोधी थे। यह ध्यान देना चाहिए, किसी का अंधानुकरण नहीं करना है, सुधार कीजिए। बाजार आधारित व्यवस्था, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं बड़े गर्व से, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ अटल जी कहते थे मानवीय दृष्टिकोण हो, ह्यूमन फेस वाला इकोनॉमी हो। सस्टेनेबिलिटी उसी से आता है। और यही नहीं, राज्य की भूमिका, जिस पर किन्स वगैरह ने बहुत पहले कहा था, कोविड में उसका दर्शन हुआ था। राज्य की भूमिका को अटल जी ने नियामक और सहायक, यानी राज्य डिक्टेटर नहीं है, राज्य नियामक है, रेगुलेटरी बॉडी है, सहायक है, कोऑपरेटिव है, उस रूप में राज्य है। यानी हम डिक्टेटर नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम केवल लोकतंत्र के बल पर सत्ता पाए हैं। हम आपके लिए नियम बनाएंगे, सरल करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, अर्थव्यवस्था की गति आप दीजिए। आप मतलब जन जन। साथियों, इसीलिए गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के हितों को महत्व, अटल जी की नीति सुधार प्लस समावेशन पर आधारित थी, रिफॉर्म प्लस इंक्लूसिवनेस। जो बात के सरकारों ने उसको लिया, लेकिन अपने तरीके से लिया साथियों। और दूसरा आर्थिक महत्वपूर्ण पहलू था, मुझे बताने में गर्व हो रहा है, सब विषय हम लोग पढ़ाते भी रहते हैं, अटल जी को भी याद कर रहे हैं, कि जो विनिवेश, जिस इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, उसमें अरुण जेटली वगैरह थे, और सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर में सुधार की बहुत जरूरत हुआ करती थी, अटल जी ने विनिवेश नीति को व्यवस्थित रूप दिया था। और जानते हैं साथियों, विनिवेश मंत्रालय की स्थापना की, जैसे मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय का अलग स्थापना की, जैसे कि अमित शाह मंत्री हैं, अटल जी ने विनिवेश मंत्रालय बनाया था। और हम लोग को अभी भी याद है, हम लोग काशी विद्यालय में, हम तो यहाँ तो डीवीपीजी कॉलेज में अध्यापक हैं, उस समय हम शोध करने के पश्चात वहीं पर कार्यरत थे, एक शोध के योजना में। वाल्को, बीएसएनएल, इस तरह की कई कंपनियों में उस अटल जी की नीति से रणनीतिक विनिवेश हुआ था। उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिक्स का उद्देश्य, सरकारी कंपनियों की दक्षता बढ़े, सफेद हाथी न सिद्ध हो जाए, सरकार पर वित्तीय बोझ कम हो, फिजिकल डेफिसिट न हो, कर्जदार न हो, और निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी साथियों। लेकिन उस समय भी अटल जी की कई योजनाओं का लोगों ने विरोध किया था। हम लोग को याद है कि विरोध होता था कि देखिए ये भी कांग्रेस की तरह बोल रहे हैं, और विरोध करते थे। पर हमको याद है कि साहसिक कदम के रूप में अटल जी के उस योजनाओं को देखा गया था, क्योंकि सबसे प्रमुख जो उनकी आर्थिक योजना थी, जो आधारभूत या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया था, जिसको हमने अभी बताया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में, उसमें जानते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ने वाली सड़क की परियोजनाएं उस समय बनी थी। आज सड़कों का जाल बिछ गया है। भारत के परिवहन और व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ा था उस समय। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आज मोदी जी चला रहे हैं, वो उसकी नींव अटल जी ने रखा था। दूरसंचार क्षेत्र का विस्तार किया था, बंदरगाहों का, हवाई अड्डों का विकास शुरू किया था। आज उसी की वजह से आज की सरकार इसको कर पा रही है। और उसके पीछे लॉजिक क्या था कि इससे रोजगार बढ़ेगा,
निवेश आएगा और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। यही तो अर्थनीति है। और एक बात और है, मैं कहना चाहता हूं कि जो आईटी क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर, उसको भी प्रोत्साहित करने का बीड़ा अटल जी ने उठाया था और भारत को वैश्विक आईटी का हब बनाने की नींव डाल दी थी। हम लोग को याद है, अटल जी कहते थे, यह समझ लिया गया था उस समय कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था ही भारत का भविष्य है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अटल जी के समय का वो बात आज सिद्ध हो रहा है। आज दुनिया एआई पर चल रही है, आज दुनिया तकनीक पर चल रही है। तकनीक एक बहुत बड़ा ड्राइवर बन गया है, ये अटल जी ने उस समय कह दिया था। और इसीलिए उन्होंने राजकोषीय घाटे पर भी नियंत्रण करके भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने का प्रयास किया था। और 2003 का जो एक्ट याद कीजिए, हम लोग पढ़ते, मैं उस समय बीएचयू में ही थे, FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आ गया था। अटल जी की देन थी, जिसमें सरकारी खर्च में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की संवैधानिक भावना परिलक्षित हो। साथियों, इस तरह की बहुत सारी बातें थीं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा होती है लाइव में, तो मैंने सोचा कि ये 2-3 पक्ष में बोल के बातों को समाप्त करूंगा उनकी कविताओं से। लेकिन अटल जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आधारभूत ढांचे, तकनीक और वित्तीय अनुशासन के रूप में बहुत मजबूती दी। और सही मायने में अगर हम एक शब्द में बोलें जो सबको दुनिया में सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, सुधारों के साथ संवेदना होनी चाहिए। रिफॉर्म्स विथ ह्यूमन फेस वैल्यू, संवेदना होनी चाहिए। साथियों, ये अटल जी का कुछ बातें थी। और कविता के रूप में अगर बात करें तो समय और संदर्भ के साथ उनकी कविताओं की रचना होती थी। निराशा, संघर्ष, नैतिक संकट के दौर में लिखी गई कविताओं का जवाब नहीं था। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अब ये पंक्तियों को याद कीजिए साथियों। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को प्रेरित करने वाली पंक्तियां थीं। मानवीय और नैतिक संदेश देने वाली पंक्तियां थीं। और सभाओं में, विद्यालयों में, राष्ट्रीय अवसरों पर देखिए इस पंक्तियों को उद्धृत किया जाता है। और अटल जी का वैकल्पिक दृष्टिकोण था, हार नहीं मानूंगा। उनका अडिग आत्मविश्वास संघर्षशील व्यक्तित्व को मुखर करता था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। यह लाइन याद कीजिए, उनके राजनीतिक व्यक्तिगत जीवन, उनके जीवन दर्शन का प्रतीक बन गया था। यह लाइन सबके मुख पर आ गया था। साथियों, ये सारी कविताएं, अगर हम चलते चलते अगर 2 कविताएं गुनगुनाकर अटल जी को प्रणाम कर लें तो आपको अच्छा लगेगा। क्या बाधाएं आती हैं आए। कवि अटल जी के व्यक्तित्व देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, कैसे कवि कविता को राष्ट्र से जोड़ता है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। बटिए मत, नहीं तो कट जाएंगे। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये संघर्ष है। किसी भी क्षेत्र में संघर्ष आते जाते रहते हैं। अटल जी कविता ये संदेश देता है, जन जन का संदेश है, हारिए मत। साथियों,
उजियारे में अंधकार में, चाहे उजियारा हो चाहे अंधकार हो, अटल जी कहते हैं उजियारे में अंधकार में, कलकहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, जीवन के सशक्त आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा शमश्लध, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। शब्द की धार देखिए, दिल को छूने वाला, मस्तिष्क को झकझोरने वाला। और कहते हैं फिर आगे, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शश्वत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता नहीं है, ये एक तरह से संवेदना है, उद्वेलित करने की प्रवंचना है, संदेश है। और एक अंतिम में कह के बात समाप्त करता हूं कि दो अनुभूति जो अटल जी की हमेशा से प्रचलित रही है, कैसे निराशा और फिर कैसे आशा, ये आज के युवाओं को सीखना होगा। बहुत जल्दी जल्दी युवा टूट जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी परिवार टूट जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी धैर्य टूट जाता है। अटल जी कविता सुनिए, पहली अनुभूति ध्यान से सुनिए। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। इन निराशा का माहौल, लेकिन तब तक बदल जाते हैं अटल जी। वही अटल के दो रूप, अनुभूति बदलती है, उत्तेजना होती है, उत्साह में आते हैं और कहते हैं गीत नया गाता हूं, नहीं से नया, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राचीन में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल जी की दो अनुभूति। और अभी हम गए थे पिछले वर्ष अटल जी के समाधि स्थल पर, अद्भुत था। एक बात लास्ट में, कैसे मृत्यु से लड़ना चाहिए। भाई साहब के समय हम लोग बात करते थे, ठन गई मौत से, ठन गई। देखिए अटल का व्यक्तित्व देखिए, शब्द देखिए, अटल शब्द, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, लोग जो रोते हैं गाते हैं, अटल जी की कल्पना देखिए, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, मौत को ललकारते हैं, यमराज को ललकारते हैं, तू दबे पांव चोरी छुपे से ना आ। भाई साहब के पास मौत दबे छुपे आ गया था, चोरी से भाई साहब को ले गई। तो हम लोग कहते थे तू दबे पांव
चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों से जलाए हैं बुझते दिए। आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भौरों की बाहों में मेहमान है। प्यार पाने का कायम, प्यार पाने का कायम, मगर हौसला देख तेवर तूफान का। तेवरी तन गई मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। ये अटल जी हैं। तो आज हमने सोचा कि अटल जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर मैंने आज अटल जी को याद किया। कल मौका मिलेगा तो साथियों हम भावना को याद करेंगे, लेकिन फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, आज वही दिवन है जो लोग युवा और सारे देशवासी बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म हिट उसकी बात कर रहे हैं, धुरंधर की बात कर रहे हैं। उस कांधार अपहरण आज ही के दिन जिसकी पृष्ठभूमि बना है, आज ही के दिन कांधार का अपहरण हुआ था। IC 814 आतंकवादियों द्वारा अपहरण अफगानिस्तान की तरफ ले गए थे। गंभीर राष्ट्रीय संकट बना था और अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में हमने बताया, कवि हृदय, संवेदनशील हृदय, उनके मन में क्या गुजर रही होगी। उन यात्रियों को संभवतः हमको याद नहीं आ रहा, शायद 176 या 170 यात्री थे, उनके जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर अटल जी ने ली थी। द्वंद्वात्मक मनोभाव था, सत्यगोपाल जी सुन रहे हैं, मनोभाव था राष्ट्र बनाम मानवता का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मनोभाव को समझने के लिए उनके आंतरिक द्वंद्व को समझने वाला कोई नहीं था। अटल जी अकेले थे। शायद हमने फिल्म नहीं देखा, आज ही बात हो रही थी, कुछ लोगों ने बताया, मुझे तो सारे स्पष्ट हो गए वो तस्वीर। अटल जी को हम लोगों ने उस समय टीवी पर देखा था, कंधार हाईजैक को अपने आंखों से देखा था, छूटते हुए आतंकवादियों को देखा था, रिहा होते यात्रियों को देखा था, आलोचनाओं को देखा था, प्रपंचनाओं को देखा था। एक और राष्ट्र की सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति और भविष्य की खतरे, दूसरी ओर निर्दोष नागरिकों और यात्रियों के जीवन की रक्षा का नैतिक दायित्व। पता नहीं फिल्म में शायद लोग बता रहे नहीं दिखाया गया था अटल कैरेक्टर को, लेकिन एक कमजोर कैरेक्टर नहीं है, ये कोई कट वाली कैरेक्टर नहीं है, एक व्यक्तित्व का कैरेक्टर है। उसको दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया तो उन्होंने चूक किया। एक निर्दोष नागरिकों यात्रियों के जीवन की रक्षा का नैतिक दायित्व करने वाला व्यक्ति महान होता है, न्याय भी कहता है कि 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष न फंसे। ये नेचुरल जस्टिस है। अटल जी की आलोचना कोई करके क्या करेगा, उसके मनोभाव को समझिए। संवेदनशीलता और करुणा की प्रतिमूर्ति। कांधार के समय जो आज ही के दिन हुआ था, और मैं धुरंधर के एवज में जवाब दे रहा हूं। बहुत सारे लोग केवल धुरंधर देख रहे हैं, मैं उस धुरंधर के पीछे के अटल को देख रहा हूं। वे लगातार यात्रियों और उनके परिवारों में चिंता में डूबे हुए थे। एक प्रधानमंत्री, उनके निर्णयों में मानव जीवन का मूल्य सर्वोपरि रहा उस समय। वे जानते थे साथियों कि कठोर निर्णय सैकड़ों परिवारों को अपूर्णीय पीड़ा दे सकती है। कठोर निर्णय जिसको की आलोचना आज भी एनडीए सरकार को झेलना पड़ता है, लेकिन अटल जी इतिहास में अमर हुए। 155 यात्रियों को जीवन बचाकर अमर हो गए। साथियों, उनकी मनोभाव क्या थी, कल्पना कीजिए। बहुत सारे लोग तो पैदा भी नहीं होंगे उस समय। राज्य का धर्म केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि नागरिकों की रक्षा भी है। हमको याद है, भारी दबाव और मानसिक पीड़ा में अटल जी गुजर रहे थे। मीडिया, विपक्ष, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सबकी निगाह अटल पर थी। कोई भी निर्णय आलोचना और जोखिम से भरा हो सकता था।
आतंकवादियों की मांग, उस समय वो कितने मिलियन डॉलर की मांग कर रहे थे, और बाद में वही आतंकवादियों को, जेल में बंद आतंकवादियों को रिहाई की मांग किए, जिसमें वही 3 आतंकवादी छोड़े गए, जो आलोचना जिसकी वजह से आज तक झेलना पड़ा। लेकिन अगर अस्वीकार होता, निर्णय देखिए प्रधानमंत्री का कैसा था, तो यात्रियों की जान जोखिम में थी, क्योंकि आतंकवादियों ने गोली चलानी शुरू कर दी थी। इसलिए उस दौर के अटल को भी याद कीजिए, धुरंधर वालों, सिनेमा वालों, कृत्रिम व्यक्तित्व वालों। केवल पिक्चर से नहीं काम चलता है। अटल की मनोभाव को याद कीजिए। अत्यंत चिंतित, दबावग्रस्त, किंतु संयमित रहने वाला व्यक्तित्व प्रधानमंत्री। जिम्मेदारी को स्वीकार करने का भाव। और आपको मालूम है, ये कमजोरी नहीं होती है। कांधार संकट के बाद अटल जी ने निर्णय की नैतिक जिम्मेदारी स्वयं ली थी। कितने राजनेता हैं, नहीं ले सकते हैं। सरकार या अधिकारियों पर दोषारोपण से अटल जी ने परहेज किया था साथियों। संसद और जनता के सामने स्थिति को ईमानदारी से रख दिया था। यह उनके मनोभाव में निहित था। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के धुरंधर युग में अटल को याद कीजिए। नैतिक साहस और लोकतांत्रिक मर्यादा को दर्शाने वाला व्यक्ति को याद कीजिए। आलोचना करते रहिए, लेकिन शांत चित्त से आलोचनाओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही अटल हो सकता है। आत्ममंथन का दौर है। राजनीतिक परिपक्वता लाइए, आत्मसंयम पैदा कीजिए। पीड़ित नागरिकों के प्रति करुणा का भाव, राष्ट्रहित के प्रति चिंता, निर्णय के नैतिक भार की गहरी अनुभूति, संयम, गंभीरता और आत्मग्लानि का मिश्रण। कैसी मनोदशा रही होगी अटल की, कल्पना तो कीजिए। सिनेमा तो आते जाते रहेंगे साथियों। इसीलिए जो मनोभाव थे अटल जी के, क्योंकि मैं इसलिए जोड़ रहा हूं पूर्व संध्या पर कि उनका जन्मदिवस, उनके व्यक्तित्व को याद किया, आर्थिक दर्शन को याद किया, संघ के साथ संबंध को याद किया। लेकिन आज का कंधार जो आज ही के दिन हुआ था प्राण, जिस पर धुरंधर हिट हो रहा है, लेकिन पूरी कहानी इसमें नहीं शायद है, कि मैंने देखा नहीं है, सुना है। अटल बिहारी वाजपेयी की मनोभाव उस समय का दीनता से अधिक करुणा, यह भारत का स्वभाव है। आक्रोश से अधिक विवेक, यह भारत का स्वभाव है। और राजनीतिक लाभ से अधिक मानवीय उत्तरदायित्व से संचालित ये अटल का व्यक्तित्व है। यही कारण है साथियों, चाहे निर्णय पर मतभेद हों, पर अटल जी के नैतिक उद्देश्य और संवेदनशील मनोभाव पर कभी भी इतिहास संदेह नहीं कर सकता है। सत्ता में बैठे शासक नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए पीड़ा सहने वाले अभिभावक के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी जी अपने को जनता का सेवक कहते हैं, जनता का सेवक कहते हैं। ये अटल की देन है। ऐसे अटल को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। मन मस्तिष्क में अटल छाए रहें, ऐसी कामना है। महामना तो हमारे चरित्र में निर्माण करते हैं, अटल जी हमारे मन में दृढ़ता प्रदान करते हैं। ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में बात करना धन्य हुए। राम का नाम लेना या ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेना दोनों समान हैं। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। आप सब जुड़े, सतीश जी, आशीर्वाद जी, सत्यगोपाल जी, राजेश भैया, सिद्धार्थ जी, जितने सारे लोग जुड़े होंगे, ये जरूरी है साथियों बात करना, खास करके हम शिक्षक के रूप में। शाम को बैठे बैठे करे क्या, सारे काम को निपटा कर तो आए। मन में भाव बढ़ा था कि कल दोनों महामानव के बारे में कैसे बोलेंगे। एक महामानव के बारे में आज बोल के उनको प्रणाम किया जाए, दूसरा महामानव तो महामना ही है। नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए।